तो कभी सोचा है कि भारत में कोई स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार काम कैसे करती है? ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से काफी मिलती जुलती है, बिल्कुल एक पैरेलल सिस्टम जैसा। तो आज हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की इसी इंटरेस्टिंग दुनिया को थोड़ा डीपली समझने वाले हैं। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर दिखता कैसा है? देखिए, सेंटर में हमारे पास प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं। बिल्कुल वैसे ही हर स्टेट में एक गवर्नर और एक चीफ मिनिस्टर होते हैं। चलिए अब इन दोनों रोल्स को जरा और करीब से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गवर्नर से। वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। पर इस टाइटल का असली मतलब क्या है? गवर्नर की रोल की जो फाउंडेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा और आर्टिकल 154 स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स उन्हीं को देता है। मतलब ऑन पेपर तो यही सेटअप है। अब इससे एक बहुत नेचुरल सवाल उठता है, अगर गवर्नर प्रेसिडेंट के पैरेलल हैं तो क्या उनका भी इलेक्शन होता है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और यहीं पर सेंटर और स्टेट के सिस्टम में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। तो फिर उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है? आर्टिकल 155 के मुताबिक गवर्नर का चुनाव नहीं होता, बल्कि उन्हें सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के साइन और सील के साथ एक ऑफिशियल लेटर जारी होता है और उसी से वो अपना पद संभालते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है ना, ये गवर्नर को एक बहुत ही यूनिक ड्यूअल रोल में डाल देता है। एक तरफ वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, तो दूसरी तरफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट की तरह भी काम करते हैं। अब गवर्नर की पावर्स को प्रेसिडेंट से कंपेयर करना काफी इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 161 गवर्नर को भी क्षमा करने की शक्ति देता है, बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, गवर्नर मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते, जबकि प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर गवर्नर सिर्फ नॉमिनल हेड हैं, तो स्टेट को असल में चला कौन रहा है? यहीं पर एंट्री होती है रियल हेड की, यानी चीफ मिनिस्टर की। अब यहाँ पर आर्टिकल 163 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहता है कि गवर्नर को हेल्प और एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और उसके हेड होंगे चीफ मिनिस्टर। मतलब गवर्नर अकेले काम नहीं करते, असली पावर यूसी यहीं से आती है। तो कोई चीफ मिनिस्टर बनता कैसे? ये एक पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लोग यानी वोटर्स अपने एमएलएज को चुनते हैं। ये एमएलएज मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं और फिर जिस पार्टी की असेंबली में मेजॉरिटी होती है, उसके लीडर को गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 164 इस प्रोसेस को और डिटेल में बताता है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते और फिर सीएम की सलाह पर बाकी मिनिस्टर्स को। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली वो स्टेट की विधानसभा के लिए अकाउंटेबल है, गवर्नर के लिए नहीं। दैट्स डेमोक्रेसी इन एक्शन। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो अब जरा चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज पर भी नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखने की, आर्टिकल 167 कहता है कि चीफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन और लॉज से जुड़े सभी मामलों की जानकारी गवर्नर को दें जब भी वो मांगे। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे क्विकली समराइज करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये दो हेड्स का स्ट्रक्चर असल में दिखता कैसा है? यहाँ पर मेन डिफरेंसेस साफ हैं। गवर्नर एक नॉमिनल हेड हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर रियल हेड हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो गवर्नर सेंटर के लिए अकाउंटेबल हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट सीधे स्टेट असेंबली को जवाब देते हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि जब स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रियल हेड यानी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाए, तब क्या होता है? स्टेट कैसे चलेगा? यही सवाल हमें इंडियन डेमोक्रेसी के पावर प्ले की कॉम्प्लेक्स रियलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।